अब संभल की बात आएगी तो आप कानून कानून करेंगे, लेकिन अब जैसे हज की बात आएगी तो आपको सब्सिडी चाहिए। जैसे वक्त पे बात आएगा तो आपको वो कानून नहीं चाहिए। 3 तलाक की बात हो, आपको ये कानून नहीं चाहिए। कॉमन सिविल कोड आपको नहीं चाहिए। यूसीसी आपको नहीं चाहिए। आपको शरीयत अपने हिसाब से यूज करना है और संविधान भी अपने हिसाब से करना है। कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ज़मीन किसी के पास है तो पहले नंबर पे आर्मी, दूसरे नंबर पे रेलवे और तीसरा वक्त। आर्मी क्या करे? देश की सुरक्षा। और रेलवे का काम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यात्रा को आसान करना। वक्त क्या काम करता है? लोग इस्लाम से नहीं परेशान है, परेशानी मुसलमान बन रहा है दुनिया में। इस्लाम का पार्ट नहीं है ट्रिपल तलाक। मौलवियों ने अपनी खुद की शरीयत थोपी है। गंगा तो पवित्र करती है, तो जो लोग अपवित्र लोग जाएंगे तो उनको तो डुबो देगी। अल्लाह और रसूलुल्लाह की शरीयत अलग है और मुल्ला की शरीयत अलग है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश का बंटवारा कर देना सही है। अगर बड़े राज्य हैं उनको विभाजित किया जाए तो वहाँ विकास ज्यादा अच्छा होता है। 1 करोड़ में आप उत्तर प्रदेश के कप्तान बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से लाकर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है और उसे पैसा अंडर 16 में 12 से 15 लाख रुपए, फिर अंडर 19 में 30। पूरा मेनू कार्ड तैयार है। मतलब ये पूरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक जो शब्द है वो बहुत तेजी से गूंज रहा है: महाकुंभ, वक्फ और विवाद। महाकुंभ की तैयारी एक तरफ जोरों शोरों पे है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात चल रही है। साथ ही साथ ये भी शब्द आ रहा है कि जहां कुंभ हो रहा है वो जमीन भी वक्फ का है। इसी चीज पे बात करने के लिए आज बतकही चौक पे बतौर मेहमान हमने मोहसिन रजा साहब को बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहला सवाल यही कि ये प्रदेश जितना योगी जी का है उतना ही मोहसिन रजा साहब का है, लेकिन कुंभ में अल्पसंख्यकों के लिए साधु संतों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कुछ लोग के कारण पूरे समाज को क्यों रोका जाए भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार पूरे लोगों को घर घर न्योता देने के लिए जा रहे हैं। हमारी पूरी कैबिनेट जा रही है। हम सब लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए। कुंभ हम सब के लिए एक ऐसा पर्व है कि 50 करोड़ लोगों के आने और जाने और रहने और उनकी सारे सुरक्षा की व्यवस्था आदरणीय योगी सरकार ने की है उत्तर प्रदेश में, और एक भव्य और दिव्य महाकुंभ होने जा रहा है। तो अब ऐतिहासिक कुंभ है, तो इसलिए इस तरह की बातों का प्रश्न नहीं बनता कोई। और बहरहाल हमारा स्वतंत्र भारत है, कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है, तो कहने के लिए किसी को मना नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, सरकार सबकी है और सरकार सबसे आह्वान कर रही है कि आप आइए, और हम सब जाते हैं। और पिछली बार भी आप गए थे, आपने देखा होगा, हम भी गए थे, तो जाएंगे, इस बार भी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई सरकार पाबंदी है। हमारा काम है सुरक्षा देना, व्यवस्था देना, लोगों को आमंत्रित किया है, उनको बेहतर सुविधाएं वहाँ प्रोवाइड करना और अच्छे से वो वहाँ पर आएँ, गंगा स्नान करें, अच्छे से अचमन करें। जो जैसा वहाँ पर जिस श्रद्धा से आना चाहता है आएगा और जाएगा। टैक्स सभी देते हैं, उन्हीं टैक्स से पैसे से सरकार वहाँ कुंभ में खर्च हो रहा है। टैक्स में पैसा देने वाले मोहसिन रजा भी हैं, ब्रजेश तिवारी भी हैं, लेकिन मोहसिन रजा के भाई की दुकान के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा है, जबकि साधु संत महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, जितने अखाड़े हैं उनका जो टेंट और तंबू बम्बू और लाइट का पैसा वो टैक्स के पैसे से ही है। तो क्यों एक धर्म विशेष के लोगों के लिए नो एंट्री? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि इतना बड़ा भव्य कुंभ का आयोजन एक दिन में तो हो नहीं रहा है। इसकी तैयारियां तो हम 2 साल पहले से कर रहे थे, और अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वहां पर इसकी शुभारंभ किया पिछले महीने 13 तारीख को। उससे साफ हो गया कि लाखों लाख लोगों को वहां पर रोजगार सृजित हुआ है इससे, और लाखों लाख लोगों में क्या एक समुदाय विशेष के लोग काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आज भी वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष से, वहां मत और मजहब की बात नहीं है। ये हम सब का पर्व है। हमारे देश के लिए बड़े गौरव का पल, उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव का पल है कि हम सब लोग उसमें शरीक होते हैं। हर तरह से हर एक का योगदान होता है। जैसे आपने कहा कि इनकम टैक्स को हम देते हैं, तो इनकम टैक्स जो हम सब लोग देते हैं, जो लोग टैक्स पेयर हैं, वो देश के अच्छे कामों के लिए योगदान होता है उनका, गरीबों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो उसमें हम भेदभाव थोड़ी करते हैं। हमने तो अब्दुल की दुकान लगने पे ही बैन, यही तो कह रहा हूँ, अब्दुल की दुकान नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। ये आपको किसी ने कहा होगा, हाँ। या आपका जोर इस पर ज्यादा होगा कि हम अब्दुल की बात करें
और हम कृषपाल की बात ना करें, ऐसा नहीं है। हम सबके लिए एक समान काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सी चीजें होती हैं जिसको लेकर कई बार सुरक्षा एजेंसियां कोई ऐसी चीजें अगर चाहती हैं तो उस पर भी उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। इसलिए जैसे आप लोग उठाते हैं या कोई बात का सवाल आता है तो हम सुरक्षा भी देना हमारी प्राथमिकता होती है। आपको लगता है अब्दुल की दुकान है तो सुरक्षित नहीं है मामला? नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर अगर वेरिफिकेशन हो रहा है, जैसे वेरिफिकेशन कहीं कहीं पे होता है, हम लोग आते हैं हमारे घर पे तमाम से, कभी कभी कोई ना कोई आता है वेरिफिकेशन के लिए तो पूछता है, तो अब मुझसे अगर वो पूछ रहा है तो मुझे नाम तो पूरा बताना पड़ेगा, अपने नाम भी बताना पड़ेगा, जाति भी बताना पड़ेगी। तो ये तो पुराने लोग प्रथा डाल कर गए हैं, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। क्या मामला है कि अब्दुल अपना नाम बताने से बचता है? अब देखिए वैष्णो ढाबा है, स्कैन किया जाता है, अब्दुल का नाम आता है। देखिए ऐसा है, ऐसी कोई चीज है नहीं, लेकिन कई बार मामला आ चुका है ऐसा। देखिए राजनीति में अच्छी चीजें होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। राजनीति एक सेवा का माध्यम होता है, किसी को परेशान करने का माध्यम नहीं होता है। लेकिन राजनीति में ही जब हम सत्ता में आते हैं तो हमें सुरक्षा देना भी हमारी प्राथमिकता होती है। सबको सुरक्षित रखना, सबके व्यवसाय को आगे बढ़ाना, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं देना, तो ये अपने आप में आप इसको जाहिर सी बात है कि जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति पहले हुई है, जातिगत राजनीति लोगों ने की है, तो वो आज भी उसी चीज को चाहते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के इश्यूज को लोग धार्मिक अनुवाद दे दें, धार्मिक नाम दे दें। तो धार्मिक नाम नहीं है। मैंने कहा ना, कुंभ हमारे देश का और हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा पर्व है। इसमें सबको आमंत्रित किया जा रहा है और आपको भी मैं कह रहा हूँ, सभी लोगों को कह रहा हूँ। और आपके इस जो आप हमारा शूट हो रहा है, इसके माध्यम से जन जन तक हम जा रहे हैं और सबसे आह्वान करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश आइए और कुंभ में आकर आप अपनी आस्था से आइए, वहाँ का मजा लीजिए, नज़ारा भी देखिए। आप देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था के साथ आदरणीय योगी सरकार महाकुंभ मना रही। कुंभ के जमीन पे भी विवाद हो रहा है। एक तरफ वक्फ बोल रहा है कि वो जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, वहां पे कुंभ का आयोजन हो रहा है। देखिए सवाल आपने बहुत अच्छा किया और ये सवाल आया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज तो देश के नागरिक को ही सोच लेना चाहिए, जो भारत का नागरिक है, कि ये सारी जमीन भारत की है। कोई भी जमीन को आप किसी भी शरीयत से नहीं जोड़ेंगे। अगर आप शरीयत के पार्ट पर ले जाएंगे तो आप वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, आप एक वर्ग विशेष के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे देश के संस्कार नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते चले आ रहे हैं। हमारी प्राचीन विरासत, हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो ये उन लोगों ने किया था जिन्होंने वक्फ एक्ट बनाए और उसमें पूरी पावर बोर्ड को दी कि आप जैसे चाहें जमीनों को लूटें। आप तिवारी जी की जमीन को अपने नाम करा लीजिए। एक पत्र आया और उन्होंने दर्ज कर दिया। अब आप किसी फोरम पर जा नहीं सकते, आप न्यायालय से ऊपर बोर्ड को बना दिया उन लोगों ने। तो ये कांग्रेस ने किया है बाबा, हमने नहीं किया है। हमारा बाबा तो ठीक कर रहा है सब कुछ। बाबा कुछ ज्यादा ही नहीं ठीक कर रहे हैं। आरोप लगता है कि बाबा धर्म विशेष पे थोड़ा ज्यादा बुलडोजर चला देते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको लगता है, अगर आप पूरे आंकड़े निकालेंगे, आंकड़े आप निकाल कर देखिए, आज अपराधियों पर अंकुश लगा। यही वो उत्तर प्रदेश है 2017 से पहले का, जहां पर ना उद्योग आते थे, ना उद्योगपति आते थे, ना उद्यमी आते थे। और आज इन्वेस्टर समिट के दौरान आप देखें, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और उसमें हमारे पास में 40 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू साइन हुए, जिसमें आधे से ज्यादा हम जमीन धरातल पर उतार चुके हैं। उससे पहले 4 लाख, जब पहला हमने 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें हमें याद है अच्छी तरह से कि 4,68,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। तो ये अपने आप में, जब आपको विश्वास दिलाते हैं आप किसी उद्यमी को, उद्योगपति को, आम जन को, कि अब यहाँ सुरक्षा है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आपसे गुंडाई नहीं करेगा, कोई आपसे धन वसूली नहीं करेगा, कोई आप पास फोन नहीं आएगा, कोई धमकी नहीं देगा, और सारी चीजें आपको एक अम्ब्रेला के नीचे मिलेंगी, सारे क्लियरेंस आपको एक अम्ब्रेला के नीचे मिलेंगे। तो ये है आदरणीय योगी सरकार का इकबाल। इसलिए आज हमारे यहाँ उद्यमी, उद्योगपति, और सबसे बड़ी बात एक और निकल कर आती, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उद्योग में उद्योगपति भी होते हैं और उद्यमियों में हमारी बहनें भी आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज वो भी यहाँ पर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए। तो ये वही उत्तर प्रदेश है जहां से लोग पलायन किया करते थे, भागते थे, बहनें सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। आज आदरणीय योगी सरकार में सब सुरक्षित हैं और सबको लगता है कि अगर कारोबार हमारा कहीं बढ़िया भले गुलेगा, वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश। आज जहां 2 पहले हमारे पास कंपनियां होती थी मोबाइल की,
नोएडा में आज माइक्रोमैक्स, सैमसंग, आज 123 कंपनियां हमारे पास हैं, 123 कंपनियां काम कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आप सोच सकते हैं गूगल आ गया, ये इस पे हम आएंगे। मेरा सवाल ये था कि सरकार पे आरोप लगता है कि सरकार मुस्लिम विरोधी और मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है। अगर मुस्लिम विरोधी सरकार है तो फिर आप मेरा इंटरव्यू ले कैसे रहे हैं? हम तो सरकार का ही पार्ट हैं। ये बात आपको समझना होगी। फिर हमने जो योजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया है, केंद्र की आदरणीय मोदी जी की योजनाएं जो गरीब कल्याण की हैं, और उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। उसमें कोई मत और मजहब देखकर नहीं, पात्र देखकर गरीब को मकान मिला, राशन मिला तो सबको मिला, सुरक्षा मिली तो सबको मिली। अब आप सुरक्षा के मामले में अपराधी अगर जेल भेजा जा रहा है या अपराधी हमारी पुलिस से एनकाउंटर में मारा जा रहा है, तो उसमें आप खाली एक ही नाम, एक ही समुदाय को ढूंढेंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। आप पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करिए, आप पता करिए, आप रिपोर्ट निकालिए। आप लोग तो निकाल लेते हैं रिपोर्ट, आप देखिए आपके पास लिस्ट आएगी। आप असदुद्दीन ओवैसी मत बनिए कि आपने 3, 4, 5, 10 नाम निकाल लिए और आप उसी पर खेलने लगी। नहीं भैया, पूरा शहर के बीच में कैसे एक मोहल्ला ही गायब हो जाता है। देखिए क्या है ना, जहां जहां अव्यवस्था होगी वहां व्यवस्था देना सरकार का काम है। सरकार का दायित्व है सुरक्षा और व्यवस्था देना, और उसमें भी अगर उसमें कोई आड़े आता है, अगर कोई उसमें विरोध करता है, तो उसको कानूनी तौर से समझाने का भी काम सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर कोई अपराधी है और अपराध कर रहा है तो उससे अपराध मुक्त करने का काम भी हमारी पुलिस प्रशासन करती है। तो इसलिए सबको सुरक्षा मिलना चाहिए। पिछले 7-8 सालों में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि कांवड़ यात्रा रोड पे चल रही है तो कोई विरोध नहीं, जागरण हो रहा है तो सब सही है। लेकिन शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन अगर 1:30 बजे, 4:30 बजे सड़क पे नमाज हो रहा है तो उस पर अलग विवाद। देखिए, ये आपने बड़ा सब्जेक्ट ऐसा है, बड़ा सेंसिटिव भी है, लेकिन चर्चा होना चाहिए। जब हम प्लेटफॉर्म मिलता है, हम लोग चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, तो ये बातें आना चाहिए। अगर कांवड़ यात्रा निकलती है, जागरण होता है, तो जागरण कहीं एक स्थल होता है, उस स्थल पर होता है। कांवड़ यात्रा निकलती है, कुछ समय के लिए निकलती है, लेकिन आपने सड़क घेरे हुए नहीं देखा होगा किसी को। वहां से लोग सुचारू रूप से निकलते रहते हैं, उनको निकालने के लिए वहां एक लोग खड़े रहते हैं, रास्ता देते हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की, क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूं, जुमे की नमाज की बात, देखिए ये अरब का कल्चर है, अरब देशों में जो लोग रहकर आए हैं, और दुर्भाग्य तो ये है कि उनको यही नहीं पता है कि उनको भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे महापुरुष कर गए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय, उन्होंने सबको भेजने का काम किया था, वरना कौन की चिंता करता था? कोई नहीं करता था। कांग्रेस ने तो कभी नहीं करी। ये श्रद्धेय अटल जी ने जब वहां के रास्ते खोल दिए थे कि जो गरीब, दबे कुचले, पिछड़े मुसलमान हैं वहां जाएं, क्योंकि यहाँ पढ़ने लिखने उनको नहीं दिया कांग्रेस ने, तो कहाँ जाएं? वो लेबर क्लास बेचारे, तो उनके लिए अवसर खोला था। 80% वीजा दिया था, जॉब वीजा वहां दिया था विदेशों में। जब गल्फ कंट्रीज में, अरब हो, सऊदी अरब में, दुबई में, कुवैत में, कतर में, मस्कत में, जहां भी डेवलपमेंट्स के कार्य हो रहे थे, वहां पे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस कमेटी के वो चेयरमैन थे, और उन्होंने अवसर दिए थे। तो वो वहां से सब कुछ तो लाए, पैसा भी लाए। अब ला कर एक ये भी इन्होंने काम शुरू कर दिया, ये भी कर देते हैं। वहां सड़कों पर नमाज होती है, हाँ। क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, वहां तो होगी। लेकिन ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम सड़क घेर कर जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ेंगे, और सड़क पर हम नमाज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमारे ही घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, और हम उस नमाज के बीच से निकलेंगे, तो हिंदू मुस्लिम तो बाद में होगी, पहले वहां पर हमारी जातिगत झगड़ा हो जाएगा। वो वहां जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और मान लीजिए वो हमारी जाति के नहीं है और दूसरी जाति के मुसलमान है, तो वो इस पर झगड़ा कर लेंगे कि साहब ये तो फला जाति के थे, इन्होंने इसलिए यहाँ पर दंगा करा दिया। मतलब इन्हें इससे बहस नहीं है कि हमारे घर का कोई परिवार का हार्ट अटैक पेशेंट है, उसको मुझे लेकर जाना है, क्योंकि नमाज के लिए ये कहा गया है कुरान में कि नमाज पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारी माँ तुमको बूढ़ी आवाज दे दे तो तुम छोड़ दो नमाज। अगर कोई जान बचाने की गुहार लगा रहा है तो तुम नमाज छोड़ दो, और वहां तो आप बैरियर लगा के नमाज पढ़ेंगे तो मर रहा है वो फिर। तो ये तो आप कहीं ना कहीं बगैर परमिशन के और इस तरह से सड़क पर नमाज पढ़ना बहुत अच्छा जायज भी नहीं है। एक शब्द कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और माँ आवाज दे तो आपको चले जाना चाहिए।
लेकिन आप देखिए अल्पसंख्यक वर्ग जो उनका कानून है, जो शरीयत है, उसको अपने हिसाब से यूज करता है। आप संभल की बात आएगी तो आप कानून कानून करेंगे, लेकिन आप जैसे हज की बात आएगी तो आपको सब्सिडी चाहिए। फिर आप दूसरी तरफ जाइए, जैसे वक्त पे बात आएगा तो आपको वो कानून नहीं चाहिए। 3 तलाक की बात हो, आपको ये कानून नहीं चाहिए। कॉमन सिविल कोड आपको नहीं चाहिए, यूसीसी आपको नहीं चाहिए। आपको शरीयत अपने हिसाब से यूज करना है और संविधान भी अपने हिसाब से करना है। देखिए पूरी दुनिया में लोग इस्लाम से नहीं परेशान है। ये जो आपने कहा ना कि अपनी तरीके की शरीयत जो मुसलमान पेश कर रहा है, परेशानी मुसलमान बन रहा है दुनिया में। आतंकवाद अगर कहीं पर ये वर्ड आ रहा है और आतंकवादी का नाम आ रहा है, तो आतंकवादियों में मुसलमान पकड़े जा रहे हैं। हम भी मुसलमान हैं तो हम भी उसी शक के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को, वो इस्लाम ये नहीं फॉलो करते, ये वो इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दिया इन्होंने जहां तलवारों से गर्दनें काटी जा रही हों और अल्लाह अकबर कहा जा रहा हो। ये जश्न मनाने लगते हैं, ये खुश होने लगते हैं। मैंने देखा है कई जहां के ऐसे वीडियोस आते हैं, आपने भी देखे होंगे कि पैरों से सर कटी हुई उसको फुटबॉल बना। तालिबान, अभी देखिए पूरा तालिबान 2 साल पहले कैसा दिखा। कह तो रहा हूं ना, तो ये इस्लाम नहीं है, ये आपकी अपनी विचारधारा है। ये आप इस्लाम पर मत थोपिए। इस्लाम तो वो है कि जिसने कुर्बानी दे के मानवता को बचाया है। इस्लाम ये कहता है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद है, उनके घराने के लोग हैं। करबला क्या चीज है? आप करबला को समझना नहीं चाहते। आप वो तालिबानी कल्चर दिखाना चाहते हैं। आप वो तलवारों से लोगों के सर काट कर और जश्न मनाना चाहते हैं। आप इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं। वहां इंसानियत बचाने के लिए करबला में मोहम्मद साहब के घराने ने बलिदान दिया, 6 महीने के बच्चे से लेके 80 बरस के बूढ़े तक ने। तो ये बलिदान किस लिए दिया था? मानवता को बचाने के लिए। लेकिन देखिए ना, मानवता शर्मसार होती है। 3 तलाक आज भी स्वीकार नहीं है और हलाला पे खूब जिक्र करते हैं। देखिए ट्रिपल तलाक कभी से नहीं है, इस्लाम का पार्ट नहीं है ट्रिपल तलाक। ये वो लोग हैं जो अपनी दुकानें चलाने के लिए, जिन मौलवियों ने अपनी खुद की शरीयत थोपी है। ये अल्लाह और रसूलुल्लाह की शरीयत नहीं है, ये खुद की बनाई। ये मुल्ला की शरीयत है। अच्छा, तो इसलिए अल्लाह और रसूलुल्लाह की शरीयत अलग है और मुल्ला की शरीयत अलग है, क्योंकि उसे ठेकेदारी करनी है। वो तो जिस तरह से चाहता है उस तरह से वोट भी दिला देता है ना। वो तो जुमे की मस्जिद में ऐलान भी करता है वोट देने के लिए। आपने कितनी बार देखा कि जामा मस्जिद दिल्ली से ऐलान हुए कि आप इनको वोट दीजिए, इनको ना दीजिए। तो अब जब ये काम करेंगे आप, तो आप शरीयत को कहाँ फॉलो कर रहे हैं? देखिए बरेली से, रामपुर से, मुरादाबाद से, सहारनपुर से आज भी ऐसी खबरें आ जाती हैं। मतलब हलाला के नाम पे मुस्लिम महिलाओं के साथ कैसी दुर्व्यवहार होती है। ससुर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। असल में अज्ञानता, कम जानकारी, इन्हें ये बता दिया गया कि आप टोपी लगाइए, दाढ़ी रख लीजिए, कुर्ता पजामा पहन लीजिए, आप मुसलमान हो गए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह दिया, आप मुसलमान हो गए। ये पैरामीटर नहीं है। आपको वो मुसलमान होना है, मुसलमान का में एक अच्छा इंसान दिखना चाहिए। अगर मुसलमान के अंदर अच्छा इंसान नहीं है तो वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। जो लोग बर्बरता करते हैं, जो तलवारें उठा रहे हैं, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो हलाला करा रहे हैं, ये हमारे दीन का पार्ट नहीं है। ज़बरदस्ती बदनाम करते हैं ये लोग। और मैंने कहा कि पूरी दुनिया अगर परेशान है, वो मुसलमान से परेशान है, इस्लाम से नहीं परेशान है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया अगर परेशान है, वो मुसलमानों से परेशान है, इस्लाम से कोई परेशान नहीं है। जहाँ जहाँ पे इस तरह के हादसे या इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए दुनिया परेशान है। हज सब्सिडी पे लोग हाय तौबा मचाए होते हैं, लेकिन वही दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा पे जो पैसा मिलता है उस पे मौन। देखिए हज सब्सिडी है ही नहीं। हज में सब्सिडी क्यों? हज में आप जाइए, आप अपने पैसे से जाइए जब आपके पास पैसे हों। आपके पास पैसे नहीं है, आप सब्सिडी लेना चाहते हैं सरकार से, मतलब धाम भी आप करेंगे तो आप जाएंगे वहां पर। और जो गरीब है वो तो ले सकते हैं। नहीं, क्यों ले सकते हैं? गरीब अगर आप हैं तो आपको जाने नहीं है। आपको ईश्वर वैसे ही कौन दे देगा? वो तो कह रहा है घर बैठ के तो 70 सवाब। पहले तो उसने पैसे नहीं दिया, अपना दर्शन भी ना दे। मैंने क्या कहा आपसे? आपको तो 70 हज का सवाब देने को अल्लाह घर पे बैठा हुआ है कि आप कोई नेक काम कर लीजिए, पड़ोसी के साथ में, किसी आम आदमी के साथ में, किसी दुखी के साथ खड़े हो जाइए,
किसी परेशान के साथ खड़े हो जाइए या किसी की मदद कर दीजिए, तो 70 हज के सवाब तो वो यूं ही दे देगा आपको। आप जाइए, जो लोग हज पे जा रहे हैं उनका सामान उठा लीजिए, उनका जाके वेलकम कर दीजिए, उनके साथ में उनका कोई ऐसा कार्य जो पुण्य का कार्य हो कर दीजिए, तो आपको सवाब मिल जाएगा। लेकिन नहीं, सब्सिडी भी, ये सब काम कांग्रेस ने किया था, जो इस्लाम से जिसका कोई लेना देना नहीं था। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप सब्सिडी से हज करने जाइए। और बाद में जब हमने उस आवाज उठाई तो वो हमारी सरकार ने सब्सिडी बंद करी। क्यों? वो सब्सिडी का पैसा उन दबे कुचले पिछड़े लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए यूज हुआ, और आज भी हो रहा है, क्योंकि सरकार अपनी जेब में थोड़ी रखती है पैसा। यही सब कानून आपने लाए, आप ही के दौर में सब्सिडी बंद किया गया। उसके बाद लोग कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। असल में बीजेपी मुस्लिम विरोधी इसलिए लगती है कि जिन्होंने इनको इनके घर में रहकर दीमक की तरह इनको खाया है, जिन्होंने टोपी पहन के और गमछा डाल के खजूर खाए हैं बैठकर, तो ये उनको मुसलमान समझने लगते हैं। तो देखिए रोजा इफ्तार आप आप करते देखिए हैं। ना, रोजा अफ्तार पार्टी की पर मैं आ रहा था हाँ। कि रोजा अफ्तार पार्टी तो कांग्रेस ने शुरू की। हमारे यहाँ एपीजे कलाम साहब जब आए राष्ट्रपति होकर, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारा ये राष्ट्रपति भवन जो है आम जनता के लिए है, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है कि यहाँ रोजा अफ्तार पार्टी होगी। नहीं होगी, जाइए ये पैसा लीजिए। उन्होंने अपनी पूरी सैलरी दे दी थी कि कोई मस्जिद में जाकर रोजा अफ्तार करा दीजिएगा। वहाँ कोई आदमी आता है जिसको ज़रूरत है, जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है और वो रोजे से है, वो वहाँ आएगा, रोजा खोल लेगा, तो वो पैसा उन्होंने उसके लिए दे दिया। तो ये काम होना चाहिए। तो ये एक शिक्षित आदमी ही कर सकता है, अशिक्षित तो नहीं करेगा। और अशिक्षित को ये लगता है कि साहब वो आए थे मेरे घर में, अब आप अल्लाह मियाँ से बढ़ा देते हैं अपने नेताओं को। अल्लाह मियाँ से इसलिए बढ़ा देते हैं कि रोजा अफ्तार पार्टी में आप जो है बड़े बड़े नेताओं को, आपने देखा होगा, समाजवादी की सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो, बड़े बड़े नेताओं को उसमें चीफ गेस्ट बनाया जाता है। अब ईश्वर के आगे आप चीफ गेस्ट बनाएंगे किसी को? अल्लाह के आगे आप किसी को चीफ गेस्ट बनाएंगे कि वो रोजा अफ्तार पार्टी हमारे यहाँ है, आप सब आइएगा, और कार्ड छपते हैं कि ये चीफ गेस्ट होंगे, तो आपने अल्लाह को भी छोटा कर दिया। समाज उसी चीज के साथ जा रहा है। मैंने कहा ये अज्ञानता है, ये कम इल्म की बात है। कुरान में साफ तौर पर कहा गया है कि ईश्वर कह रहा है कि पैगंबर इनसे कहिए कि पहले ये इल्म हासिल करें। इल्म कामयाबी का रास्ता है। इल्म आपके पास है नहीं, जब आप इल्म हासिल करेंगे तभी कामयाब होंगे आप, वरना आप फड़वा चलाएंगे। तो इसमें दूसरे को दोष कैसे दे सकते हैं आप? हमारे लोगों ने हमको ठगने का काम किया। देश आजादी में, जब आजादी के बाद कांग्रेस ने पहली सरकार बनाई देश की, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को शिक्षा मंत्री बनाया। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन पे आरोप भी लगता है। आप सुन लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब शिक्षा मंत्री, और फिर कौम क्यों नहीं पढ़ी? फिर ये ड्रामा कहाँ हुआ हमारे साथ में? इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया हमारे समाज के साथ में कि हमको अशिक्षित कर दिया आपने? मतलब अब हम लेबर क्लास में ही आ गए खाली। हम क्या करें? हमारे पास में इतने शिक्षण संस्थान भी नहीं है कि हम कहाँ जाएं, और ना हमारे पास इतने संसाधन, ना इतना पैसा है। बीजेपी आप ही की पार्टी आरोप लगाती है कि पहले शिक्षा मंत्री ने सिलेबस ऐसा लगा दिया कि गलत इतिहास पढ़ा दिया और गलत चीज परोसा गया। देखिए ऐसा है, अगर वो कोई हिंदू अगर शिक्षा मंत्री रहते तो सही चीज मिलती। अब सिलेबस चेंज हो रहा है एनसीईआरटी। आप जो कह रहे हैं ये बातें, कांग्रेस ने बहुत सी चीजों में परिवर्तन किए, बहुत सी चीजों में अपने मतलब की चीजें डाली। तो अब उस समय कोई हर किताब पढ़ेंगे थोड़ी ना। हम ही मंत्री हैं, हमारे मंत्रालय में जो चीज मुझे मिलेगी हम उसी को एग्जीक्यूट करा देंगे। लेकिन बनाने वाले लोगों ने और जो चतुराई से उसके अंदर जो चीजें डाली थी वो तो कांग्रेस का कृत्य था। देश का विभाजन भी करने वाली कांग्रेस, तुष्टीकरण करने वाली भी कांग्रेस, 3000 सांप्रदायिक दंगे कराने वाली भी कांग्रेस। फिर भी कांग्रेस अच्छी मुसलमानों के लिए। 3000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे देश के अंदर कांग्रेस के लिए। भागलपुर किसने कराया? मुरादाबाद किसने कराया? मेरठ किसने कराया? ये कौन लोग थे? कांग्रेस ही तो थी। तो आप अपने को क्लीन चिट दे रहे हैं, और वो बेचारा जो हमारा अनपढ़ मुसलमान भाई है, जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया, जिसके हाथ में आपने शुरू से ही जो है छेड़ी हथौड़ी पकड़ा दी, हथौड़ी, और कहा भैया साइकिल की दुकान पे बैठ जाओ, वो मजबूरी में बैठा है वहां। वो भी चाहता है मेरे हाथ में कलम हो। सफाई, उन्होंने कट्टे पकड़ा दिए सबके हाथ में, अपराधियों को आइडियल बना दिया उनका। अरे भैया किसी अच्छे आदमी को उनका आदर्श बनाओ ना। आपने अपराधियों को प्रोजेक्ट किया, और जो अपराधी आगे बढ़े तो उन्होंने लगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है कि हम अगर इनके पीछे घूमेंगे और लोग हमसे डरेंगे, किसी की जमीन कब्जा कर लो। बात करें, मुझे दो दंगे याद आए पिछले 2 महीने में। अगर 3 महीने बात करें, नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में 2 बड़े दंगे। पहले बहराइच जला, अब संभल जल रहा है।
कहाँ जल रहा है, कहाँ आप, यहाँ कौन जला देगा? एक ही समुदाय के लोग निकल के सड़क पे पत्थर चला रहे हैं, यहाँ जला कौन रहा है? ये तो बताइए, आपने कैसे कह दिया इस बात? मतलब दंगे नहीं है ना। मैं कहाँ दंगा हो रहा है? हाँ, उससे आप क्या पुलिस कहेंगे? प्रशासन पर पथराव कर रहे हैं तो पुलिस अपनी व्यवस्था में पलट के आपको जो है बल प्रयोग नहीं करेगी, करेगी, जरूर करेगी, कहीं पर भी हो, चाहे वो कोई समुदाय हो, कोई जाति का मामला हो, वहां पर पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो अब अगर उसको कर रहे हैं तो यहाँ कोई है ही नहीं दूसरा, यहाँ दूसरा तो कोई है ही नहीं, आप संभल में लाएंगे कहाँ से दूसरा? संभल में आरोप लगा कि 1 घंटे में आदेश हुआ, 1 घंटे में पुलिस पहुंची, 1 घंटे में सर्वे हुआ, इतना जल्दी किस बात की? देखिए, आपने कहा आरोप लगा, तो आरोप तो लगेंगे, हम सरकार में हैं, विपक्ष भी तो है ना, 3-3, 4-4, 5-5 पार्टियां होती हैं विपक्ष की, जो सत्ता से बाहर होती हैं, उनका काम होता है आरोप लगाना। अखिलेश जी लगातार इसी अत्याचार पे आवाज उठा रहे हैं, डेलीगेशन जाने पे भी रोक दिया जा रहा है। अब हम 15 दिन डेलीगेशन ही नहीं जाने दिया गया। ऐसा है, अखिलेश जी की जहां तक बात आपने की, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, 4 बार आपके परिवार के घर के लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर आपके मुस्लिम समाज ने ही आपको वोट दिया, पेट भर के दिया। आपने क्या दे दिया मुस्लिम समाज को? ये सवाल मेरा उनसे भी है आपके इसके माध्यम से कि अगर आपने कुछ दिया हो तो बताइए। आप लीडर तक तो बना नहीं पाए मुसलमानों का, एक नेता नहीं दे पाए मुसलमानों को ताकि वही कुछ काम कर लेता है। जो नेता दिया था उसको आप लोग जेल से बाहर ही नहीं आने दे रहे। अब आप ये बताइए, अब आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा है, आप ये बताइए, नेता का काम ये होता है कि वो अपने आप को सुसज्जित करे, नेता का काम ये होता है जनता को अपने आप को समर्पित करे, और जनता उसको नेता मानती इसी बिना पर कि भाई आज हमारे देश में प्रभु श्री राम की जय जयकार क्यों है? वो तो राजा थे, उन्होंने किसके लिए त्याग दिया पूरा सब कुछ? प्रजा के लिए। प्रजा के लिए त्याग दिया। तो जो राजा प्रजा के लिए त्यागेगा वही जय श्री राम होगा, बाकी थोड़ी ना बखान होगा किसी का। तो जय श्री राम पे भी बवाल हो जा रहा है। अब तो सुनने में आया कि अब जय श्री कृष्ण के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। जय कृष्ण तो बहुत मुझे लगता है कि सभी लोगों को उन्हें पढ़ना चाहिए। मैं भी उनको बहुत मानता हूँ और मैंने उनको पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, और बाकी पढ़ता भी हूँ। आप इसको ऐसे नहीं देख रहे हैं कि राम को अगर बीजेपी ने राम का नाम यूज करना शुरू किया है, राम का जय श्री राम के नारे, तो उन्होंने कहा हम जय श्री कृष्ण के नारे लगाएंगे। ऐसा है, क्या बेड़ा पार होगा इसे? मेरा देश जो है वो महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का, त्यागियों का देश है। इसलिए जितने भी महापुरुषों के नाम लिए जाएंगे, कोई भी उनको अपना आदर्श बनाएगा तो कुछ ना कुछ उससे वो पाएगा, तो एक सीधा सही रास्ता तो पाएगा। हो सकता है कि उनको सही रास्ता दिखा दें श्री कृष्ण, ये भी तो हो सकता है। नारे से याद आया, नारा वोट मांगने के लिए पिछली बार योगी सरकार बनी, या फिर पहली बार या दूसरी बार, 2 बार मंत्री, लेकिन जगह एक ही व्यक्ति को मिली। तो जब आप वोट मांगने जाते हैं अपने समाज के बीच, तो पूछते नहीं है कि भाई हिस्सेदारी तो 1% भी नहीं है। तो आपको तो हमने बड़े दिल करके हिस्सेदारी भी दी है, प्रतिनिधित्व भी दे दिया सरकार में, अब इससे कम क्या हो सकता है? बहुत से लोग तो 200 को चुनाव लड़ते हैं, टिकट भी नहीं देते हैं। टिकट हारने के लिए दे दें। क्या आपको हारने के लिए टिकट दे दें भाई? बहन जी भी देती हैं टिकट, अखिलेश जी भी टिकट देते हैं, कांग्रेस भी टिकट देती है, तो मुसलमानों की ठेकेदारी ये करते हैं, उत्थान और कल्याण हम करते हैं, सुरक्षा हम देते हैं, ये है बस। एक मंत्री देखे, एक हो चाहे कुछ भी ना हो, हाँ, तब भी हम सुरक्षित रखते हैं। सरकार में भेदभाव तो नहीं। लाखों के तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो प्रधानमंत्री आवास और माननीय मुख्यमंत्री आवास योजनाएं या आयुष्मान का कार्ड, जो स्वास्थ्य का जो लाभ मिल रहा है या राशन मिल रहा है, उसमें तो ऐसा तो नहीं देखा गया होगा, कहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि किसी मुसलमान को दे दिया, नहीं दिया, और किसी हिंदू को दे दिया, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं करती। अच्छा, हमारा सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो उसको धरातल पर उतारा है। सबका साथ सबका विकास। आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस बार जब मंत्रिमंडल बना तो आप रन आउट हो गए। क्या ऐसा हुआ कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली? देखिए, ये सरकार जब बनती है एक रोटेशन पॉलिसी होती है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम जानते हैं कि लगातार कोई भी खिलाड़ी अगर मैच खेलता है या कोई भी प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी, उसको भी रोका जाता है और युवा खिलाड़ी को मौका दिया जाता है उसकी जगह पर, इसलिए दिया जाता है कि ताकि टीम और हमारी बड़ी हो जाए और टीम में और अच्छे खिलाड़ी जो बेंच पर हैं वो भी अपनी प्रतिभा को दिखा सके। और रोहित शर्मा इस बार ड्रॉप हो गए। मैंने कहा ना कि एक रोटेशन पॉलिसी होती है। रोहित शर्मा ने खुद से आप सबके सामने आकर कहा कि मैंने खुद ही ये फैसला लिया था, मेरे लिए कठिन था, लेकिन
एक प्रदर्शन करने वाला, एक वर्ल्ड कप जिताने वाला खिलाड़ी भी अपने आप को रोकता है युवा के लिए कि चलो ठीक है, आज हम इतने दिन खेल लिए तो युवा को मौका दें, ताकि हमारे बाद तो किसी को हमें देना है बागडोर ना। तो हमारी पार्टी सबको जो है मौका देती है, अवसर देती है। तो अगर अवसर दिया है, युवा है वो, उनको मौका दिया, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम आगे के लिए तैयारी तो है ना हमारी। ये तो दर्शाती है तैयारी हमारी कि हम भेदभाव नहीं करते, वरना हम साफ कर देते, नहीं लाते। तो ये समझ मतलब अच्छा, एक चीज और है कि राशन योजना हो गया, मतलब एक रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा फ्री राशन, आवास योजना या जितनी भी योजनाएं हैं उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को मिला है, जितनी भी योजनाएं। लेकिन अगर देखिए सरकार से जब सबसे ज्यादा नाखुश वही है, तो क्या जो मुस्लिम लीडर हैं बीजेपी में, जैसे आप हो गए, दानी साहब हो गए, और भी लोग हैं, तो आप लोग अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं या वो समझना नहीं चाह रहे? कुनरकी की बात नहीं करेंगे, कुनरकी मैंने तो ऐतिहासिक है, उस पर आराम से आएंगे। इसमें हमारा जो विपक्ष है हाँ। नकारात्मक भूमिका और लोगों को गुमराह करने की भूमिका सबसे अच्छी अदा करता है देश में अगर कोई, तो वो विपक्ष। और विपक्ष ने उन लोगों को इस तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है कि वो बेचारे लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वो विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं। और अब बहुत परिवर्तन है, बहुत से लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि योजनाएं जो हैं वो इसलिए मिली, ये हम पहुंचा रहे हैं, उन तक बात बता रहे हैं कि योजनाएं इसलिए मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा मिली क्योंकि ना कांग्रेस ने उनका कल्याण किया, ना ही समाजवादी पार्टी ने, ना बहुजन समाज पार्टी ने। क्योंकि इन लोगों की इतनी दिन तक सरकारें रही, अगर ये चाहते तो करते, क्योंकि इन्होंने नहीं किया तो पात्र सबसे ज्यादा वही लोग बने। और अगर वो सबसे ज्यादा पात्र बने तो हमने तो आदरणीय मोदी सरकार ने और आदरणीय योगी सरकार ने भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव किया होता तो भी ये आवास योजना सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं को मिला है। मैंने कहा ना कि पात्र बने ना वो, तो इसका मतलब है उनको गरीबी की रेखा से नीचे लाने वाले तो विपक्ष के लोग हैं, सपा कांग्रेस और बसपा है। हमारे ऊपर क्यों इल्जाम देते हैं? हम तो उनको उत्थान कर रहे हैं कल्याण। उत्थान करे तब भी आपसे वो दिल क्यों नहीं उनका कनेक्ट हो रहा है? आज नहीं कल आएगा, क्योंकि उनके अंदर जो है ये धार्मिक और कट्टरता भरने वाले जो हमारे तमाम जो धर्मगुरु हैं, जो आपको दिखते हैं, जो ये कहते हैं कि साहब आप नए साल पे बधाई मत दीजिएगा, आप मुबारकबाद नहीं पेश कर सकते नए साल पर, ये ईसाइयों का है। तो ये धार्मिक कट्टरता ही तो है। कौन सा धर्म ऐसा है जो इसके लिए मना करे कि हम आपके यहाँ कोई अगर पर्व है और उस पर हम मुबारकबाद ना पेश करें? ये तो हमारे देश के संस्कार नहीं है और ना ही ये इस्लाम के संस्कार है। लेकिन ये जो हमारे मुस्लिम कट्टरपंथी, यही जो लोग धार्मिक कट्टरता को परोस रहे हैं हमारे युवाओं को, ये उसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में लोग हमसे डर रहे हैं। इस्लाम से कोई नहीं डर रहा है, ऐसे लोगों से, ऐसी सोच से, ऐसी विचारधारा से लोग डर रहे हैं। अच्छा देखिए, दो चीजें जो आपने कहा, एक तो ईसाई कट्टरपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी, दो वर्ड आए। अब देखिए गाजियाबाद में मुद जिहाद, नोएडा में थूक जिहाद, मेरठ में थूक जिहाद, बागपत में थूक जिहाद, एक लंबा सीरीज चलता आ रहा है। ये कौन सी मानसिकता होती है? देखिए क्या है ना, इसको मैंने बार बार आपसे कहा, अभी इसी शो में हम कह रहे हैं आपसे कि ये सारी चीजें आपकी कम इल्मी, जहालत, अगर आप पढ़ लिख जाते, थोड़ा सा संस्कार पा जाते और थोड़ा सोसाइटी में अच्छे लोगों के बीच में मूव कर जाते, क्योंकि उनको इन्होंने सोसाइटी में भी मूव नहीं करने दिया। क्योंकि जाहिर सी बात हो, कहाँ जाए, वो सुबह मजदूरी करने जाता है और मजदूरी करके लौटता है, तो उसके बाद सही कहाँ होता है? तो वो तो मजदूर बेचारा भर के काम कर रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ उसको कांग्रेस ने लूटा, फिर उसके बाद ये रीजनल पार्टियां आ गई, इन्होंने लूटने का काम किया। हम तो उसको सबका अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो बहकावे में इतना आ चुका है कि वो जनरेशन वाइज उसके अंदर ये सब चीज़ें ट्रांसफर हो गई और वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर उसके यहाँ गए हैं और फेशियल वो कर रहा है और मुंह पे आपके फेशियल मल रहा है, तो वो आपकी आंखें बंद करके थूक के आपके मल देगा। तो ये उसकी मानसिकता बनाई किसने? हाँ। ये उसकी मानसिकता किसने बनाई? मेरा भी बेटा है, मेरे भी बच्चे हैं, या मेरे परिवार में लोग हैं, वो तो नहीं कर सकते ये बात, क्योंकि उनको संस्कार दिए हैं, हमने उनको इल्म दिया है। हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं हमें पढ़ाने का काम किया, जो भी पढ़ा लिखा गए हमने वही ट्रांसफर किया अपने बच्चों में। तो वो बच्चे जो नहीं पढ़ पाए, उनको लगता है कि ये पुण्य का काम हमने कर दिया, कि हम बताएंगे कि हमने जो है कि साहब वो तो
अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है कहीं कि आप ऐसे किसी का धर्म भ्रष्ट करें? देखिए, ऐसी तमाम गुमराहियां हमारे यहाँ फैलाई गई। हमारे यहाँ जैसे आप देखें, हमारे समाज में 73 जातियां हैं। हम्म। मुस्लिम में 73 जातियां हैं। 73 में आप सिर्फ जानते अगर होंगे वो शिया और सुन्नी जानते होंगे। हम्म। दो ही जातियों का नाम ज़्यादा आता है। और इन्हीं की चर्चाएं भी होती हैं। क्योंकि शिया और सुन्नी को लड़ाने का काम किसी ने किया, तो वो भी नेताओं ने किया। कांग्रेस की देन थी कि पहले यहाँ उनको लड़ा लो और उसके बाद फिर उनके मरहम लगाओ और फिर साथ में ले आओ। तो ये जो जातिगत आपने देखा, इसमें मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर बहुत गुमराह कर दिया गया हम सबको। इसमें कहा गया कि साहब, एक ज़माने में हम लोग छोटे छोटे थे तो सुनते थे, अब तो कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत से लोग करते हैं कि साहब, शिया समुदाय में ना जाना, इनके अगर जाओगे घर में तो पानी मत पीना। हम्म। क्यों? पानी पियोगे ये थूक के पिलाते हैं। तो ये दूरी करने के लिए उसके मन में ये बात की धारणा भर दी कि अब ये गिलास रखा है और इसमें पानी है, और मुझे बताया जाए कि तिवारी जी क्या पानी ना पीना, ये थूक के देंगे, आप मुस्लिम हो। तो हम इस बात के लिए कहीं ना कहीं तो मन में ये धारणा आएगी ना कि पानी तो अंदर से लेकर आया है कोई, मुझे तो पर नहीं पता उसने अंदर से थूक के रखा हो, ताकि हम जल्दी से अपना आपसे 2 मिनट का शिष्टाचार करें और बाहर चले जाएं। मेरे इतने संबंध ना हो कि हम आपके साथ कोई कारोबारी संबंध कर लें, कोई हमारे रिश्ते बड़े हो जाएं कि हम आगे एक दूसरे से राय मशवरा कर लें, आगे हमारी वो तब कहानी थी, बीच में दूर लाने के लिए राजनीति जो भी प्लान किया गया, लेकिन अब तो वैसा देखने को मिलता है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये वही तो मानसिकता खत्म थोड़ी हो जाती है। हम्म। क्या आप बताइए, आप में रावण प्रथा खत्म हो गई क्या? हम्म। खत्म तो नहीं हुई। हम्म। रावण प्रवृत्ति के लोग आज भी हैं ना, उनको बुरा माना जाता है ना। जो गलत काम करते हैं उनको कहा जाता है रावण प्रवृत्ति के। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि यार ये यजीदी हैं। यजीदी कौन है? जिन्होंने मोहम्मद साहब के घराने के लोगों को कत्ल किया, बर्बरता के साथ में उन पर जुल्म किया। करबला किसने कराई? यजीदियों ने कराई। तो अब अगर वो उनके जो मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, तो उनके भी तो अनुयायी हैं, गलत लोगों के भी अनुयायी हैं। तो खत्म थोड़ी हो गया है, अभी वो भी हैं। अच्छा, वक्फ कानून इस बार पास कराने के लिए मोदी सरकार ने चाहा, लेकिन उस पर बहुत विरोध हुआ, जेपीसी बनाने की बात हुई, नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, आप अल्पसंख्यक हैं और उनके लिए उनके आप नुमाइंदे भी हैं, सरकार तक उनकी बात पहुंचाते हैं, वक्फ कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, वक्त में जो भी पहले का कानून है, उससे किसी एक भी दबे कुचले पिछड़े गरीब मुसलमान का उत्थान तो हुआ नहीं, वेलफेयर तो हुआ नहीं। आप हमारे उत्तर प्रदेश में 1,30,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड बताई जाती। अच्छा। 1,30,000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां बताई जाती। तो दोनों वक्फ बोर्ड 2 आदमी ला के आपके इसी कार्यालय में ले आए और खड़ा कर दे हमारे सामने कि साहब ये 2 लोग हैं, जब वक्फ का कानून बना था और एक्ट बना था तब से ये बोर्ड बने थे, हमें ये 2 लोग हैं, एक ये डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, इसको वक्फ के पैसे से वेलफेयर करके पढ़ाया लिखाया था। ये तो यतीम बच्चा था या ये गरीब था या बहुत ही पिछड़ा था, ला के दिखा। एक एक नहीं दिखा पाएंगे दोनों वक्फ बोर्ड। और आप इनकी जांच करा लीजिए, इनके जितने चेयरमैन होकर गए हैं उनकी जांच कराइए, उनकी संपत्तियों की जांच कराइए। जो लोग वहां पर नौकरियां कर रहे हैं, इनकी आप जाके सर्वे करा लीजिए, कि घर पता कर लीजिए। आलीशान मकान है, आलीशान इनके पास में व्यवस्थाएं हैं, मर्सिडीज तो नहीं कहूंगा लेकिन फॉर्च्यूनर होगी घरों पे। तो ये किसका पैसा लूटा इन्होंने? इधर एक तरफ आपने कहा कि साहब हम वक्फ बना रहे हैं, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के वेलफेयर का काम भी होगा इसमें, और उनका वेलफेयर भी नहीं किया आपने। 2 तरह के वक्फ होते हैं, एक फैमिली वक्फ होता है और एक जनरल होता है। फैमिली वक्फ में भी ये हुआ कि जो ताकतवर था वो लेकर हट गया, उसने अपने फैमिली के लोगों का भी वेलफेयर। मतलब परिवारवाद का विकास ही है। 3 बातें होती हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी जमीन किसी के पास है तो पहले नंबर पे आर्मी, दूसरे नंबर पे रेलवे और तीसरा वक्फ। आर्मी क्या करे? देश की सुरक्षा। और रेलवे का काम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यात्रा को आसान करना। वक्फ क्या काम करता है? मैंने आपसे कहा कि पहली चीज, जब वक्फ एक्ट बना, देखिए अब आपने छेड़ा है तो थोड़ा सा बहुत सी बातें निकलेंगी, बड़ी दूर तक जाएंगी। देश किस आधार पे बटा था? धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे बटा था, आपने भी मान लिया इस बात। और आज भी
हमारे देश में मुसलमान लगभग पाकिस्तान के बराबर ही आराम से। है ना। तो ये विभाजक किस बात का खाते, जब उतने ही मुसलमान के हमारे देश के अंदर हैं मौजूद, तो उस वक्त क्या है कि क्यों धार्मिक उन्माद फैलाकर और ये विभाजन किया गया था धर्म के नाम पर। अब जब धर्म के नाम पर विभाजन कर दिया गया था तो उनको वहां पर जमीनें भी दी गई थी। जब बात पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया गया, दे दिया गया ना, तो ये जमीनें किसकी थी? भारत देश की जमीनें। तो वो हिंदुस्तान की जमीनें हुई। वो भारत की तो जमीनें हैं, वो हिंदुस्तान की तो जमीन है, दी हमने बड़ा दिल करके। उसके बाद हम वक्त भी खेल रहे हैं हिंदुस्तान में। अब वक्त कितने थे उस समय और वक्त के पीछे की कहानी है, मैं बोलूंगा तो मेरे भाई लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, सच्चाई सुनना नहीं चाहेंगे। जब धर्म के नाम पर हम उधर चले गए, जो लोग भी चले गए, अब आपको वहां पर व्यवस्था दे दी गई, और जब व्यवस्था आपको वहां मिल गई, जमीनें आपको मिल गई, तो यहाँ की जमीन वक्त कैसे कर दी आपने फिर? अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं हम नहीं गए थे, हमने कर दी, आपने कर दी, अच्छी बात है। देश की जमीन है, सो शरीयत के आप दायरे में कहाँ ले आए? आपने तो शरीयत बताने लगे ना, वक्त शरीयत का पार्ट नहीं है। अच्छा, ना, वक्फ वर्ड कहाँ से लाए? हमको जाइए वहाँ के इस चैनल के माध्यम से लोगों से सवाल करते हैं कि हमको ढूंढ कर दे दें वक्त। मैंने सुना है कई जगह वक्फ है, लेकिन निकाल कर दे दें इस्लाम की तारीख में कहीं कोई वक्त अगर मोहम्मद साहब ने किया हो, उनके घराने के लोगों ने किया हो, तो मैं मानने को तैयार। अगर कोई भी उनके घराने के किसी भी बंदे ने वक्त किया, क्योंकि मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, मैं ही उनकी आइडियोलॉजी पर चलता हूँ। किसी का आपने शरीयत की बात की, आप शरीयत मानते हैं? हाँ खरीद मानता हूँ। तो यूसीसी और कॉमन सिविल कोड पे क्यों अल्पसंख्यक एक साथ नहीं आते? जो शरीयत नहीं मानते, जो शरीयत नहीं जानते, असल में है क्या कि आपने देखा होगा कि हम बड़े जोर से कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, लेकिन हम रसूलुल्लाह की नहीं मानते। रसूलुल्लाह ने जो कहा है वो नहीं मानते हैं। रसूलुल्लाह को तो मानते हैं, मतलब आम मुसलमानों से आप बात करिए, देखा अल्लाह के पैगंबर हैं और हम सबके, हम उनका कलमा पढ़ते हैं, तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया वो नहीं मानते। और आप देखते हैं कि 100 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान में मोहम्मद साहब को मान्यता देते हैं, और 12 वफात यही मनाई जाती है, अरब में नहीं मनाई जाती। 12 वफात अरब में नहीं होती है, 12 वफात हिंदुस्तान में होती है। यह है हिंदू संस्कृति। करबला की छुट्टी 10 मुहर्रम को मरणोपरांत हिंदुस्तान में है, दुनिया में अरब में नहीं है। जहां उनका कत्ल हुआ वहां नहीं है, जहां वो काटे गए, मारे गए, जिन लोगों ने मारा पीटा, उन लोगों ने नहीं मनाई छुट्टी, वो नहीं उनका शोक मनाते हैं, वो कहते हैं ना। और हमारा देश, ये उन्होंने मानवता के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, लिहाजा हम एक दिन मरणोपरांत छुट्टी, हमारे देश में अकेली छुट्टी है 10 मुहर्रम की, इमाम हुसैन की और उनके 71 साथियों की जो शहादत हुई करबला में, उसकी एक छुट्टी। तो हमारा देश है भाई, हम देश को सर पे रखते हैं। यहाँ पे हिंदुओं को यहाँ शरीयत में एक चीज देखना चाहिए कि जो पूरा उस तरीके से फॉलो किया अफगानिस्तान, उसका हाल क्या है? देखिए, मैंने कहा कि 2 तरह का इस्लाम है दुनिया में। एक इस्लाम है जो हुसैनी इस्लाम है, और एक है यजीदी। तो जो यजीदी है वो ज्यादा तादाद में है, हुसैनी कम तादाद में है। तो हमेशा क्वालिटी तो कम होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी। और कुछ जो आप पे आरोप लगते हैं उस पे भी आते हैं। आप पे आरोप लगते हैं कि आप मुसलमान हैं, लेकिन बीजेपी के करीब आने के लिए, अच्छे पद पे जाने के लिए आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ताकि बीजेपी आपसे खुश रहे। मैंने कभी भी नहीं, मैं हमेशा से इंसानियत का पैरोकार हूँ। उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें आप भी आते हैं। तो हम जहाँ पे पैदा हुए, और हमने कोई, हमारी चॉइस तो थी नहीं, हम तो विरासत में मुसलमान हो गए। क्योंकि आप बयानों में आप दाढ़ी टोपी बोलते हैं। आपने बोला है अभी मुसलमान जो कुंभ में ऐसे जो लोग हैं वो जाएंगे, वो गंगा माँ उन्हीं के वहीं पे डुबा लेंगी। मैंने कहा ना कि जो लोगों ने पाप किया है और पापी हैं, वो अगर जाएंगे तो डुबकी नहीं लगाएंगे, वो डूब जाएंगे वहां। इसलिए वो डरते भी हैं, जाते हो क्यों जाएंगे वहां पर? गंगा तो पवित्र करती है, तो जो लोग अपवित्र लोग जाएंगे तो उनको तो डुबो देगी। ये तो नियम है सृष्टि का कि हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो वो मेरे साथ में न्याय, थोड़ा उसका न्याय जब होगा
ईश्वर का न्याय, अल्लाह का न्याय जो होगा वो तो इंसाफ करने वाला है, तो वो तो इंसाफ करेगा कि हम आपको परेशान करके और मस्त घूमते रहे, ये कहाँ हो पाएगा। और आप जिक्र जब भी करते हैं मौलवियों का, तो उनको पहले आप दाढ़ी टोपी ही कहते हैं। भाई ऐसा है कि हम आपको मुसलमान नहीं नजर आते क्या? आपको हम मुसलमान, ये पता है सबको हम मुसलमान है, लेकिन ये आपको जो इस तरह की सोच के कट्टरपंथी मौलवी हैं, जो बहुत नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि ये भी अपना प्रलोभन देना और लोगों को गुमराह करना, उसके लिए पैसा खर्चा करना, ये सब इनको फंडिंग होती है बाहर से इसी बात को लेकर, और करते हैं, उसमें कामयाब हो रहे हैं। ये इसलिए कामयाब हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारे समाज को तो शिक्षा की तरफ जाने नहीं दिया। कुरान तो पढ़ा दिया, लेकिन कुरान के माने नहीं पढ़ाए इन्होंने। वेद अगर आप पढ़ें और वेद के माने ना पढ़े तो वेद पढ़ने से मतलब क्या? गीता आप पढ़ें, गीता का ज्ञान आपको पूरी तरीके से ना हो तो गीता पढ़ लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। ऐसे हम अपने भाइयों से कहते हैं कि कुरान पढ़ लेने से तुम सवाब मान रहे हो ना, दुनिया तो तुम्हारी छूट रही है, और ईश्वर भी तुम्हें नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे लिए संदेश है। उस संदेश को आम करना है और उसको समझना है, उससे कुछ सीखना है। यही तो प्रॉफिट मोहम्मद बता कर गए, वो आप मानना नहीं चाहते। आपको लगता है कि दाढ़ी टोपी लगा के और चार लोग पहुंचेंगे और टोपी वोपी लगा के बिल्कुल टाइट होके, और जो भी कहीं पॉलिटिकल उसमें मंच पे, तो लोग कहेंगे आइए आइए हजरत साहब आइए। तो आप कहे के हजरत हैं, और क्यों आप जा रहे हैं पॉलिटिकल मंच पे? ये तो शरीयत मना कर रही है। शरीयत तो कह रही है जाइएगा नहीं वहां, और आप जा रहे हैं वहां, मंच के ऊपर नारे भी लगवा रहे हैं और वहां बैठ के आप साझा भी कर रहे हैं मंच पॉलिटिकल नेताओं के साथ में। शरीयत में टीवी भी शायद मना है, डांस उन्स मना है, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान पे तो होड़ लगी रहती है। बहुत सी चीजें मना है, वो हर काम मना है जिससे समाज के अंदर भ्रांतियां फैले, समाज में गुमराही फैले। ये हर चीज मना है किसी भी रिलीजन में। तो अगर कोई कर रहा है तो वो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, लेकिन अगर कोई इसको परोसने का काम करे हमारे सामने, वो मौलवी साहब आए और आपकी अज्ञानता है और आप खाली टोपी और दाढ़ी रख के हमको बताएं कि हम बहुत बड़े मौलवी हैं, तो ऐसा नहीं है, हम बगैर दाढ़ी मूछे को भी मौलवी हैं। अच्छा, आप ये तो बात हो गई धर्म की, लेकिन आप बहुत अच्छा आपने रणजी खेला हुआ है, आपने एक अच्छा दौर क्रिकेट में बिताया हुआ है। आप क्रिकेट पे अब लगातार इस बीच में आपने क्रिकेट पे बहुत सवाल खड़ा करना शुरू किया है। एक बयान में आपका देख रहा था, आपने कहा कि 35-40 लाख रुपए लाओ पेटी भर के और क्रिकेट खेल लो रणजी। देखिए, मैं दो मुहिम मेरी बहुत तेजी से चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की तुलना में राज्य बहुत बड़ा है। देश के सब राज्यों को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पे। 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। 25 करोड़ की आबादी के राज्य में हमारे पास खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उनको पत्र भी दिया है कि कैबिनेट से इसको रखा जाए, कैबिनेट में, और पारित किया जाए कि उत्तर प्रदेश की हर खेल में, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, खो खो हो, कबड्डी हो, सारे खेलों की एक से अधिक टीमें होना चाहिए, क्योंकि एक टीम में अवसर नहीं मिल सकता। सारे 75 जिले होते ना, तो हमारे 75 तो जनपद है। हाँ, अब 75 जनपद के खिलाड़ी कैसे अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे? और 17 मंडल नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा ना, तो कैसे आप उनको दे पाएंगे अवसर? तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और सारे देश के सभी खेल संघों को मैंने पत्र लिखा है। थोड़ा लीग से हट के एक सवाल इसी के साथ आपसे ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रदेश का बंटवारा कर देना सही है? देखिए क्या है ना, मेरा अपना मानना है कि अगर बड़े राज्य हैं उनको विभाजित किया जाए तो वहां विकास ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी राज्य जो विकसित हुआ होगा, जब उसका विभाजन हुआ होगा, वो तेजी से विकास की तरफ बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप कितना बड़ा भी बजट लें, उसको एग्जीक्यूट कराना हमारे लिए बड़ी चैलेंज की बात होती है। बड़ा राज्य होगा, वहां पर बजट आप बड़ा लाएंगे, हम भी लाते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 2000 किलोमीटर के रेडियस में आप बैठे हैं, तो आपको हर चीज को 100% कर पाना इतना जल्दी, आज तो फिर भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब हमारे पास रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अभी हमने रोड बहुत अच्छी बनाई है, कई एक्सप्रेसवे हमने बनाए हैं, तो अब हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आदरणीय योगी सरकार ने भी काम किया, देश में आदरणीय मोदी सरकार ने, गडकरी जी ने बहुत बड़े बड़े जो जाल बिछा दिए हैं रोड के, तो ये हमारी विकास की धुरी में तेजी से बढ़ रहे हैं। गुणवत्ता पे लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है इस पे भी। लेकिन दूसरा मेरा कहना है, जो आप खेल की बात कर रहा था, वो बात पीछे रह जाएगी। हाँ।
तो हमारे उत्तर प्रदेश को एक से अधिक टीमें मिलना चाहिए सारे खेल में, ये हमारी मांग है और इस मांग को हम पूर्ण कराएंगे, क्योंकि हमें माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अपने विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री भी खेलो इंडिया और फिट इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों का उत्थान कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने और आदरणीय योगी जी ने 89-90 से जो भर्तियां बंद थी स्पोर्ट्स कोटे की, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर और इसमें मैं सवाल लूंगा, लेकिन पहले मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम किया खिलाड़ियों ने, वो 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दी है, अधिकारी बनाया है, किसी को डीएसपी बनाया है, किसी को स्पोर्ट्स अफसर बनाया है, किसी को और बनाया, अच्छे पदों पर उनको सम्मानित करने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया है। तो प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय योगी सरकार लगातार कर रही है। जिसने एक मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी और दूसरा अभी गोरखपुर में एक जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है वो, और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो कॉमनवेल्थ गेम में कुछ प्लेयर जो गोल्ड मेडलिस्ट थे या जो जीत के आए थे, उनको प्रदेश सरकार में नौकरी दी गई। नेहरू युवा केंद्र में कुछ लोग मेरे संपर्क में हैं जिनको नौकरी आई, और उनसे मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी। तो शायद वो स्विमिंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब सरकारी पद पे तो हम आ गए, इतना फाइलों का बोझ है कि हमें प्रैक्टिस करने का मौका तक नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा अगर वो कह रहे हैं और ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने अगर आपसे कहा है तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ मुझसे जाकर मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारा शासनादेश होता है, खिलाड़ियों को हम कोई पद अगर देते हैं तो उसको सम्मानित करने के लिए देते हैं, क्योंकि सम्मान अगर हम नहीं करेंगे, उसने प्रदेश का नाम किया है, देश का नाम किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो पद तो उसको सम्मान है, बाकी तो वो देश प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करके आया। ये तो पद बहुत छोटा होता है उसके लिए, काम करने के लिए नहीं है, उसके सम्मान के लिए पद है। और अगर जीविका के लिए उसको पैसे चाहिए तो वहां से जीविका के लिए पैसे मिलते हैं उसको। तो ये खिलाड़ी जिला खेल अधिकारी है वो इस समय, मैं आपका उनसे बात भी कराऊंगा। उनका एकदम सीधे तौर पे मेरा था कि चूंकि स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड का कुछ मसला था, उनके पास में गया तो उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा काम है कि पता चले मंत्री जी को बुलाना है, डीएम साहब को लाइन अप करना है, यहाँ पे खेल कराना है, स्वच्छ भारत मिशन का कराना है, हम फाइलों में और इसी में उलझ के रह जाते हैं, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता। हाँ, मुझे लगता है कि अगर वो खिलाड़ी हैं और खेल रहे हैं तो अभी उनको सीधी तौर पर वो आएंगे तो मेरे पास उसके उपाय होते हैं। कोई भी खिलाड़ी को ये नहीं कहा जाता है कि आप दफ्तर में आकर बैठिए। अगर आप खुद से, आप तो स्पोर्ट्स अफसर बनाए गए, आपको तो एक सम्मानजनक पद के साथ में नवाजा है आदरणीय योगी सरकार ने, तो आप उसको एंजॉय करिए और आप देश के लिए और प्रदेश के लिए जो खेल रहे थे, आप खेल को आगे बढ़ाइए। और आपके अंदर अगर खेल की प्रतिभा है और आप मान लीजिए खेल से भी बाहर हो रहे हैं, तो मेरा तो अपना मानना है, हम इस पर भी सुझाव दे चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैंने आग्रह किया है कि जो भी खिलाड़ी इस तरह के हैं जिनके पास अनुभव है, हर जनपद के जितने भी हमारे खेल निदेशालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको कहा जाए कि वो वहां जाएं और विभागों से पता करें कि कौन कौन से खेल के खिलाड़ी उस जनपद में पोस्टेड हैं, अलग अलग विभागों में, उनको वहां पर बाकायदा आमंत्रित किया जाए ताकि वो आकर अपना अनुभव हमारे युवा खिलाड़ियों को दे सकें। युवा खिलाड़ी प्रदेश और देश के लिए काम। हम उस बयान पे आते हैं जिसपे आपने कहा था कि 35-40 लाख रुपए लाओ और रणजी प्लेयर बन जाओ, इतना ही आसान है? देखिए, उत्तर प्रदेश में क्रिकेट में खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी खेला हूँ मैं सौरव गांगुली, सीनियर वाले जडेजा, हम लोग बहुत दूर तक खेले क्रिकेट। कपिल देव जी थे उस वक्त, गावस्कर साहब थे और श्रीकांत जी कप्तान हुआ करते थे। मैं हमारे केस फाउंडेशन में रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से मैंने प्रतिनिधित्व किया था, तो बीसीसीआई के साथ मैं बहुत रहा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को कंपनी बना देने के बाद, जब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन थी तो हम लोग खेले थे। उस वक्त हमारे सचिव हुआ करते थे श्रद्धेय ज्योति वाजपेयी जी, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत ही लर्नेड आदमी थे। फिर उस बाद उसके एक और भी हमारे हैं, बहुत ही मेरे करीबी भी हैं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, लेकिन सिस्टम को उन्होंने इतना खराब कर दिया कि उस सिस्टम के खराब होने के चलते ये जो आपने अभी बात करी कि आरोप नहीं है, ये आम तरीके से लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने कहा, शिकायतें दर्ज कराई। कम से कम 8 पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमे पंजीकृत हुए इसी बात को लेकर कि पैसे लिए गए उनसे मैच खिलाने के नाम पर, सिलेक्शन कराने के नाम पर, और कैंप में सिलेक्शन कराने के नाम पर। मतलब पैसे का बाकायदा उसमें। मजे की बात यह है कि जब कंपनी बनाई
तो आपने लोढ़ा कमेटी को इग्नोर किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी आपने नहीं माना, क्योंकि लोढ़ा कमेटी जो बनी थी, माननीय लोढ़ा कमेटी, जस्टिस लोढ़ा कमेटी जो बनी थी, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बनी थी। एक जमाने में बीसीसीआई में विवाद हो गया था बहुत, उस जमाने में फिर ये हुआ कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी बनाई थी, वो 3 जजेस की कमेटी थी, लोढ़ा कमेटी कहलाती है, और उन्होंने अपनी नियमावली बनाकर दी थी कि इस तरह से ये शिकायतें हैं, लेकिन अब ऐसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, ऐसे चलेगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को दिया कि आपको इसका पालन करते हुए सारे राज्यों को निर्देशित करिए और इसकी नियमावली से सारे राज्य के एसोसिएशन चलेंगे। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन चूंकि पूर्व में ही कंपनी एक्ट में जा चुका था, ये दूरंदेशी भी है, इन्होंने इसको कंपनी, आप बताइए कोई भी प्रदेश उसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी कंपनी, कंपनी, अच्छा, वो नाम नहीं इस्तेमाल कर सकती किसी राज्य का, जब तक कि आपको उससे एनओसी और परमिशन नहीं आप ले लेंगे, तब तक आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। भारत सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ती है। ये आप किसी राज्य को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? वो भी एक कंपनी, बीसीसीआई जो है वो कंपनी नहीं है, वो सोसाइटी रजिस्ट्रार में आज भी रजिस्टर्ड बॉडी है। मद्रास में, तमिलनाडु में मद्रास में आज भी रजिस्टर्ड बॉडी है, 1942 में रजिस्टर्ड हुई थी सब रजिस्ट्रार में। वो कंपनी क्यों नहीं बनाई उन्होंने? वो तो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब ताकतवर संस्था है, और वो तो वेलफेयर भी करते हैं, हम लोग वेलफेयर कर रहे हैं, आज महिलाओं के क्रिकेट को वेलफेयर कर रहे हैं, तमाम और चीजों में वेलफेयर करते हैं लोगों के लिए। लेकिन वो सोसाइटी ही रही और उत्तर प्रदेश कंपनी हो गई। उत्तर प्रदेश कंपनी हुई, और उत्तर प्रदेश कंपनी के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो इनके नीचे के और एसोसिएशन थे जनपदी, उनसे भी कहा कि आप भी जो है कंपनी में चले जाइए। तो मतलब पूरा अपना एक ताना बाना बुन लिया और मालिक बनकर बैठ गए, और वहां पर 8, 10, 12 लोग या 13 लोग होते हैं, उनको डायरेक्टर बना दिया। तो डायरेक्टर का तो इसमें कोई रोल है नहीं, आप डायरेक्टर बना लिए, और 2 डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हो गए। जो नाम नहीं ले पा रहे, मैं नाम ले 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके, एक पूर्व में और प्रेजेंट, उसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का और 420 का मुकदमा दर्ज हो गया। 2 सिलेक्टर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। 2 चीफ सिलेक्टर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे किस बात के? यही कि पैसा मुझसे लिया। अभिभावकों ने मुकदमे लिखवाए हैं, बच्चों ने लिखवाए हैं। तो आप ये सोचिए, करप्शन तो हो रहा है। इसी को लेकर मैंने आवाज उठाई है, और मैंने बीसीसीआई को भी लिखा है, और हम इसको लेकर माननीय न्यायालय में भी जाएंगे, उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। हम इनको खत्म करेंगे, क्योंकि अब ये यहाँ की जो क्रिकेट है और यहाँ के और जो खेल है, उनके उत्थान के लिए मैं लड़ने के लिए खड़ा हो गया हूँ। मैंने बात की कि नहीं? सॉरी, जय साहब से वहां पे गई, चिट्ठी भेज दिया मैंने, और वो बीसीसीआई तो हमको यहाँ से एक्नॉलेज करती है, लेकिन बीसीसीआई वही संस्था को एक्नॉलेज करती है। अच्छा, कि वही उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये गड़बड़ तो इन्होंने किया ना महाशय, जब आए हमारे बड़े भाई, इन्होंने आके पूरा सिस्टम का बिल्कुल। लेकिन शुक्ला जी देखिए, सत्ता से चले गए, लेकिन आज भी क्रिकेट में हलक उन्हीं की है। मैंने कहा ना कि जैसा आप करेंगे, हम हो, आप हो या कोई हो, वो नहीं कह रहा, देखो सेटिंग वैसा आपके सामने आएगा। लेकिन उनकी सेटिंग बहुत तगड़ी है। नहीं, बात सेटिंग की है, सेटिंग भी एक समय तक चलती है, फिर समय, अब समय पूरा हो गया। 11 साल से तो चल ही रहा, अब तो पूरा हो गया ना। हाँ। जब समय पूरा हो जाता है, तब आदमी को आकलन करने का समय मिलता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी। अगर गलतियां ना की होती तो समय हमेशा ही आपका रहता। समय किसी का खत्म नहीं होता है, वो अपने करे गए कृत्य की वजह से उसका समय समाप्त होता है। जब सत्ताएं हटती हैं, तो सत्ताएं क्यों हटती हैं? अच्छा, ऐसा भी है क्या कि 1 करोड़ में आप उत्तर प्रदेश के कप्तान बन जाएंगे? मैंने कहा कि एक आरोप ये भी है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से लाकर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है, और उसे पैसा अंडर 16 में 12 से 15 लाख रुपए, फिर अंडर 19 में 30, पूरा मेनू कार्ड तैयार है। मतलब ये पूरा बना हुआ है। रणजी ट्रॉफी में एक आरोप है कि दूसरे राज्य से एक बच्चे को लाए, अब आजकल स्टेटस सिंबल भी बन गया है आईपीएल की वजह से, बड़े घर का बच्चा होगा, तो उसको लाकर रणजी ट्रॉफी में सीधी तौर पर ला के कप्तान बना दिया उत्तर प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम का, और 1 करोड़ रुपए लेने की बात, ये आरोप आया। तो ये आरोप अपने आप में जस्टिफाइड हो रहा है, क्योंकि जब आपके स्टेट का बच्चा नहीं है, आपके यहाँ खेला नहीं है, और अगर आप सीधा खिलाएंगे और वो भी कप्तान बना के, और कप्तान बना देंगे सीधा, तो वो तो खिलाड़ियों को भी नहीं जानता, उसका परिचय तो हमारे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों से भी नहीं है, और कप्तान बनाएंगे तो आरोप तो आपको झेलना पड़ेगा, और इसका जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, कोई और थोड़ी देगा आके। क्योंकि इन लोगों ने पिछले 15 सालों में, 20 सालों में जो किया है,
आपको कंपनी से तो बाहर हम निकालेंगे, मतलब हमसे कंपनी से मतलब नहीं। मेरा अपना मानना है कि हम कंपनी को नहीं मानेंगे। कंपनी से मुझसे क्या मतलब? संस्थाएं क्रिकेट कराती हैं, संस्थाएं क्रिकेट कराती मोहसिन साहब, ये माना जाए कि अब क्रिकेट की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे मैच पे। आप क्रिकेट की तरफ ले जा रहे हैं बार बार। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, मेरा ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ है। अच्छा, पूरा और जो हमारे खिलाड़ी हैं, खाली क्रिकेट ही नहीं होता हमारे देश में, हमारा नेशनल गेम हॉकी है। जब पहले उसका तो कोई जिक्र ही नहीं होता। उत्तर प्रदेश के 14 खिलाड़ी होते थे 16 में, हम्म। और आज हमारे कितने खिलाड़ी? 1-2 खिलाड़ी रह गए। अरे आप देखिए ना, अभी हम हॉकी के लिए हमें स्पॉन्सर तक नहीं मिला, उड़ीसा गवर्नमेंट को स्पॉन्सर करना पड़ा था। मैंने आपसे क्या कहा कि जब आपके पास में जो लोग, ये जिम्मेदारियां उनकी थी जो उस समय जिनको मौके मिले थे, उन्होंने उस जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। अरे अच्छा, 11 साल से तो बीजेपी है, अब नहीं रोहा अब होना। नहीं, अब तो मैंने आवाज उठाई, हमारी सरकारी तो उठा रही है आवाज। गिरी साहब नहीं आवाज उठा एक रहे हैं। चीज और बात है, जो लोग हमारे सहयोग के लिए आते हैं संस्थाओं में, मैं उनका स्वागत करता हूं। जो लोग आते हैं सहयोग के लिए, ये हम खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। अगर हमारे पास स्पॉन्सर्स या कंपनियां नहीं आए तो खिलाड़ियों का उत्थान करना बड़ा मुश्किल है। ये सरकार अकेले दम पे थोड़ी कर देगी सब कुछ काम। हम भी तो सबको अवसर देके और सबसे बात करके ही लेते हैं। अभी जो हमारी संस्थाएं हैं स्पोर्ट्स की, लेकिन एक बात और है ना, सत्ता की हनक अपने आप में बहुत ज्यादा होती है। अगर सरकार चाहे तो 1000 स्पॉन्सर खड़े हो जाएं। देखिए ये आप भी मानते हैं, आप सरकार में रहते नहीं, हैं। आप देखिए क्या है ना, ये तो जबरदस्ती वाली बात आप कर रहे हैं। जबरन थोड़ी कर लेंगे हम काम। अगर कोई को लगता है कि कोई हमारे साथ में, अब क्रिकेट चूंकि बहुत पॉपुलर हो गया है, क्रिकेट में आ जाते हैं लोग, गोल्फ में आ जाते हैं, और छोटे जो गेम है हमारे बच्चे ग्रामीण अंचल पे खो खो खेलते हैं, आत्या पात्या गेम है, और भी फुटबॉल है, कबड्डी है, ये मतलब इस तरह के, कुश्ती है, रेसलिंग है, मतलब जो एथलेटिक्स गेम है, गाँव से आते हैं लोग, तैराक हैं, तो वहां पर हमें स्पॉन्सर नहीं मिलते ना। तो इसको ही लेकर तो हम खड़े हुए हैं। इसको ही लेकर तो वेलफेयर का काम आदरणीय मोदी सरकार कर रही है, देश में आदरणीय योगी सरकार कर रही है कि हम ओलंपिक से लेकर और स्पर्धाओं में, एशियाड में, वर्ल्ड गेम में हमारे भी खिलाड़ी वहां पर बाकायदा निकल कर बाहर आए। हम इसीलिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं मेरठ के अंदर। हम अलग अलग स्टेडियम स्पोर्ट्स के बना रहे हैं कि ताकि खिलाड़ियों को अवसर मिले, ग्रामीण अंचल से लेके। और जो आवाज आप बुलंद कर रहे हैं वो गिरी साहब नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं मंत्री, उसकी जिम्मेदारी अलग है और हम अपनी जिम्मेदारी को अलग समझते हैं। मंत्री के पास एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराने का काम विचार करने का भी तो काम देखिए, विचार करें। आप सुझाव दे सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को सुझाव। आपके सहयोगी हैं, आपके मित्र हैं। मैं देता हूँ। हाँ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी मुझे चीजें समझ में आती हैं, मैं लिख के बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी उस पर बहुत गहनता से चर्चा और विचार भी करते हैं, ऐसा नहीं है, और उत्थान के लिए कहते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज है। लेकिन मेरा कहना है कि किसी पर ये नहीं कह देना कि वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप, उनको दायित्व मिला है, वो भी काम कर रहे हैं, और आगे और भी हमें उम्मीद है कि स्पोर्ट्स को लेकर हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश आने वाले समय में, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अब भरपूर खिलाड़ी देगा हर खेलों में देश को। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह से माननीय योगी सरकार में आदरणीय योगी जी लगातार खेलों को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी ही, जिस तरह से आज अग्रिम पंक्ति में आया है देश में, राज्यों में, ऐसे ही खेलों में भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाएं अपार हैं, अवसर कम थे। उस अवसर को बढ़ाने के लिए कि एक से अधिक टीमें हों, और जहां न्याय हो रहा है वहां न्याय मिले खिलाड़ियों को, तो हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और हम उनको अवसर देंगे। अब इस बात कही कि हम आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। 2 सवाल हैं। एक तो वर्शिप एक्ट 1991, ये मैं मुसलमान होने के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ। वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी करके सर्वे के बार बार आदेश दिए जा रहे हैं और याचिकाएं ले ली जा रहे हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, अदालत के मामले में मैं बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूं, और जो लोग बोलते हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि कौन सी बात को लेकर अधिकार हर देशवासी को है किसी भी चीज को ले जाकर न्यायालय में अपनी बात रखना, और वहां उस पर निर्णय न्यायालय लेता है कि हम इसको, आपको इस पर अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, खारिज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। तो वो विषय पर मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने जो बातें की हैं, एक्ट या जो भी चीजें बनती हैं, वो हम ही आप मिलकर बनाते हैं। देश का संविधान अगर हम देखें तो संविधान को लेकर हम लोग बात करते हैं,
बाबा साहब ने उसमें अध्यक्षता की, बाबा साहब की अध्यक्षता में पूरी कमेटी बन के उसने एक संविधान की संरचना बनाई, देशहित में बनाई, जनहित में बनाई है। लेकिन आज क्या चीज की जरूरत है, उसमें परिवर्तन करने के लिए भी तो व्यक्ति आएंगे ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से ईश्वर आएगा। ये जब आवाज उठती है संविधान बदल दिया जाएगा तो गजब का बवाल होता है, सीटें कम हो जाती हैं। नहीं, संविधान बदलने की बात नहीं होती है, बेटरमेंट के लिए। आप जो भी संविधान जो बनता है वो जनता के हितों के लिए बनता है, कभी जनता के अहित मैं में नहीं वही तो बनता। कह रहा हूँ कि संशोधित ही शब्द था, लेकिन उसको ऐसा प्रेजेंट किया गया है, संविधान बदल दिया गया और उस पर सीटें कम हो गई। अब देखिए क्या है, लोग इसको अपनी अपनी तरह से अपने फायदे के लिए जैसे टोपी लगाकर लोग खजूर खाने चले जाते हैं, ऐसे संविधान की कॉपी लेकर लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है कि जिनके बीच में हम टोपी लगाकर जा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, ये भी पढ़े लिखे नहीं है और उनको भी हमने पढ़ने लिखने नहीं दिया जिनके बीच में हम संविधान लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब तो बहुत पढ़े लिखे थे, इसीलिए वो अध्यक्ष बने और उनका हम सब सम्मान करते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उनके समाज को किसने नहीं पढ़ने दिया? जिन्होंने नहीं पढ़ने दिया वही संविधान ले घूम रहे हैं और वही उनको डराने का काम करते हैं। हम तो उनके कल्याण का काम करते हैं, हम तो उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम दलित भाइयों के साथ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े रहे? उन्होंने तो छुआछूत की बीमारी रखी थी, वो तो पास नहीं बैठाते थे अपने। आज हमारे यहाँ आप चाहे यहाँ की सरकार देखिए, देश की सरकार देखिए, उनको भागीदारी भी बराबर की है। ऐसा कहीं कुछ नहीं कह सकता कोई वर्ग छूता हो। तो हम तो प्रतिनिधित्व के साथ साथ उनका सम्मान भी कर रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर पे एक शब्द निकलता है और सबके पसीने छूट जाते हैं। अब इस पे क्या बोला जाए, है तौबा, कोई बोलने को तैयार नहीं। देखिए क्या है ना, आदमी को जैसा जो अच्छा लगता है वो अपने उसी तरह से उस दुकान को चलाने लगता है। लेकिन अगर आप खराब माल बेचेंगे और रैपर बदल के बेचेंगे तो फंसेंगे तो ही कहीं ना कहीं। अच्छा, खराब माल और रैपर। ये बताइए, काशी और मथुरा पे आप क्या सोचते हैं? आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट संभव है आपके नजर में? बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर, आपको अयोध्या प्रकरण में पता होगा अच्छी तरह से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर दोनों पक्ष बाहर बैठकर बात कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हम तो चाहते हैं, हमारे पास अगर आए हैं तो हम सोल्यूशन ही तो निकालना चाहते हैं उसका। तो फैसला जो आया था वो सर्वसम्मति से तो आया था और सभी लोगों ने, पूरे देश ने उस फैसले को एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छा फैसला रहा। तो इसलिए मुझे लगता है इस तरह की चीजों को अगर लोग आगे बड़ा दिल करके आए बैठे तो चीजों को बेहतर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, दिल बड़ा करना पड़ता है, दिल बड़ा करना पड़ेगा। दिल बड़ा करना पड़ता है, लेकिन आजकल की राजनीति को देख के आपको वो शायरी नहीं याद आती जिसमें कहा गया, दुश्मनी करनी है तो जमकर करो, पर इस बात की गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त बने तो नजर मिला सके। देखिए, हाथ मिलाए रखिए और दिल मिले ना मिले हाथ मिलाए रखिए, ऐसा भी कहा गया है, लेकिन दिल मिलाना पड़ेंगे। लेकिन आज की सियासत में ऐसा है कि अगर कभी साथ है तो नजर नहीं मिलेगी। देखिए, हम जिस देश में हैं, हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान, जिसको हम भारत कहते हैं। इसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है कभी। अगर इसकी 700 बरस की आप पीछे चले जाएं, 700 बरस की विरासत देखें तो 700 बरस हमारे साथ क्या नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी कहीं आपने, जैसे आप खाली कभी संभल की बात आप कर रहे थे, आप कहीं और का भी सब्जेक्ट ला सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, सवाल करने का अधिकार, बताइए। लेकिन आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि 700 बरस जिन लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमतें की, तो क्या ये नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ गड़बड़ नहीं किया? 700 बरस, 7 साल नहीं बात हो रही है, 700 ईयर्स की बात हो रही है। तो क्या उसमें उन लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ रहा होगा मुगलों ने। कहीं। भाई ऐसा है ना कि सब अच्छे नहीं होते ना। मैंने कहा क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है ना। जो मंदिर लूट रहे थे, जो लूटपाट के लिए आए थे अफगानिस्तान से, जो लुटेरे थे, तो उन्होंने तो यही काम किया होगा। तो इस बात को आप इनकार कैसे कर रहे हैं? कुछ मुगल आए, उन्होंने अच्छे काम किए। अब देखिए ना, मुगलों ने क्या किया, हम पेशवाई शब्द का इस्तेमाल होता है जब अखाड़े शहर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसे पेशवाई कहा जाता है। जिस दिन स्नान होता है वो शाही स्नान होता है, उस शब्द को भी मुस्लिम कर दिया गया। इस पे भी बवाल है क्या, जिसे हिंदुत्व का चोला उड़ाया जा रहा है। देखिए ऐसा है, ये तो शब्द है, मुस्लिम शब्द कोई नहीं होता है, उर्दू शब्द कोई नहीं होता है, ना सूफी शब्द होता है। ये आप और हम सब लोग अपने जिस चीज को जैसे प्रयोग करते हैं, इसको हम माइक भी कह सकते हैं, इसको स्पीकर भी कह सकते हैं। जब इससे आवाज आने लगती है स्पीकर हो जाता है।
तो एक लेपल लगाया है आपने, इसको आप लेपल कहते हैं। तो ये हमने खुद ही से नाम बनाए हैं। मेन चीज है कि ये काम सही करता है कि नहीं करता है। अगर ये काम सही कर रहा है तो ठीक है, और काम सही नहीं कर रहा है तो फिर नाम से थोड़ी काम चलेगा। संभल मामले पे अखिलेश जी ने उसको कुछ यूं शायरी से समझिएगा कहा था कि जो धुआं उठ रहा है संभल से, ना पूरे प्रदेश में छा जाए तो कहना। हम लोग कहीं भी धुआं उठता है तो हमारी सरकार, आदरणीय योगी सरकार और हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारा पुलिस प्रशासन फौरन वहां पहुंचता है कि पहले तो उस आग को बुझाया जाए और उस धुएं के नीचे जाया जाए कि आग लगाई किसने थी, उसकी जांच की जाए। और जब उसकी जांच होती है तो पता यही चलता है कि जो लोग शेर व शायरी सुना रहे थे, इसके पीछे माचिस दिखाने वाले भी यही लोग थे। तो जो शेरो शायरी सुना रहे थे, माचिस दिखाने वाले भी वही थे। तो आज हमारे साथ बतकही चौक पे बतौर मेहमान मोहसिन रजा साहब थे, जिनसे हमने खूब बतकही की। आपको ये बतकही कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।